गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग। Yes, good evening, good evening. Very good evening. तो हम दोनों लोग मिलके आज आपको पढ़ाएंगे नॉन फर्मा, है ना। नॉन फर्मा में जनरल स्टडीज के वो क्वेश्चंस जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम में रिपीट हुए हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं जिनके आने की संभावना इस बार बहुत ज्यादा है ना। मींस जो करंट अफेयर्स टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जो चाहे कोई डिजास्टर हो, है ना, या कोई बिल पास हुआ हो, या कोई इंपॉर्टेंट डे हो, है ना, या कोई नियम लागू हुआ हो, तो ये सारी चीजें जो है अक्सर इनकी संभावना होती है ज्यादा पूछे जाने की। तो इन्हीं टॉपिक को लेके हम लोग जो है आज यहाँ पर आए हुए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गंवाए। चलो तो चलिए क्लास को ठीक है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच पार्ट डील्स विथ फंडामेंटल राइट्स? संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 एंड पार्ट 9। यस, विच पार्ट डील्स विद द फंडामेंटल्स राइट, है ना। आपके मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद के बारे में बात हो रही है। आंसर दीजिए सब लोग। यस, पार्ट 3 बिल्कुल सही है ना। फंडामेंटल्स राइट है जीने का अधिकार, लाइफ स्टाइल का अधिकार, बोलने का अधिकार, है ना। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, पार्ट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, पार्ट 3 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल राइट, है ना। पार्ट 4 जो है, जो पार्ट 4 है, इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, स्टेट जो है अपनी पॉलिसी जो बनाता है ना, उसके रिगार्डिंग है। पार्ट 5 की बात क्या है तो यूनियन गवर्नमेंट, है ना, यूनियन गवर्नमेंट बनाती है। और पार्ट 9 की बात किया जाए तो पार्ट 9 आपका पंचायती राज से रिलेटेड है। किससे? पंचायती। सिद्धार्थ, जब क्लास खत्म होगी ना, उसके बाद में टेस्ट सीरीज का रिजल्ट दिखा दूंगा, है ना। जो मैंने टेस्ट सीरीज दी थी उसका रिजल्ट क्लास खत्म होने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे ये बता दिया, ये आपका वही डिटेल में। महाकुंभ मेला 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? महाकुंभ मेला 2025 का आयोजन कहाँ हुआ, बताइए। यस, 2025 हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, प्रयागराज। सबको पता होगा, है ना, विदाउट एनी डाउट प्रयागराज। वेरी गुड। और सबसे बड़ी चीज है कि ये 12 सालों बाद, है ना, लगभग 12 सालों बाद ये योग बना था। 12 सालों में एक बार महाकुंभ लगता है, राइट। यस, हरिद्वार में जो भाई देखो, दूसरी बड़ी चीज क्या है कि महाकुंभ में 12 सालों बाद लगता है, और प्रयागराज में क्या है, गंगा यमुना और अप्रत्यक्ष रूप से सरस्वती, है ना। सरस्वती जी दिखती नहीं है वहां पे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से नीचे से धारा गई है। गंगा और यमुना जी का संगम तो देखने को मिलता है, राइट। और अगर हरिद्वार की बात किया जाए तो हरिद्वार में कौन सी है? हरिद्वार में गंगा नदी है। उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे, है ना, जिसको सिंहस्थ कुंभ बोलते हैं। नासिक की बात किया है तो नासिक में गोदावरी नदी है, वहां पर कुंभ लगता है। तो अगर पूछा जाए हरिद्वार में कुंभ किस नदी के किनारे होता है तो गंगा नदी। अगर पूछा जाए उज्जैन में किस नदी के किनारे तो उज्जैन में शिप्रा नदी, है ना। और शिप्रा नदी के किनारे कौन सा कुंभ रहता है उसको सिंहस्थ कुंभ बोलते हैं। नासिक की बात किया जाए तो गोदावरी, अगर प्रयागराज की बात किया जाए तो गंगा यमुना सरस्वती, राइट। महाकुंभ मेला 2025 किस अवधि में आयोजित हुआ? मार्च से अप्रैल, जनवरी फरवरी, मई जून, अक्टूबर नवंबर, बताइए कब आयोजित हुआ? यस, जनवरी फरवरी, है ना। वेरी गुड। पूस के महीने में, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? पूस के महीने में, पौष, है ना। भाई जनवरी में कौन सा पूस का महीना लग जाता है ना,
यस दैट इज जनवरी। पूस की पूर्णिमा से शुरू होकर 26 फरवरी की महाशिवरात्रि को खत्म होता है। पूस की पूर्णिमा से स्टार्ट होता है और 26 फरवरी महाशिवरात्रि, यानी कुल मिला के 45 दिन की अवधि का लगा था। यस माघ पूस, है ना। दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली में कुल कितनी सीटें होती हैं? दिल्ली विधानसभा में कुल कितनी सीट्स होती हैं? अभी जल्दी चुनाव था तो सबको पता ही होगा ये, है ना। कितनी सीटें होती हैं? 60, 65, 70, 75। कौन सा ऑप्शन सही है? फटाफट से आंसर दीजिए। 70, है ना। 70 बिल्कुल सही, 70 सीट है ना, 70 सीटें होती हैं दिल्ली विधानसभा में, है ना। अभी तो चुनाव हुआ था यार, 75 नहीं है भाई। शांति बिल का पूरा नाम क्या है? शांति बिल का फुल फॉर्म क्या है, बताइए। ये अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने पास करवाया है। शांति बिल पूरा नाम? इसीलिए हम साइड होगा कि तुमको पूरा दिखे। बिल्कुल सही, सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसमें न्यूक्लियर एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे जो प्राइवेट क्षेत्र हैं, गवर्नमेंट ने उनको इनवाइट किया है कि वो भी इसमें पार्टिसिपेट करें और इसको बढ़ावा दे, मींस इसको और बड़े स्तर पर। लेकिन ये सिर्फ इंडिया में ही है। बड़ी बड़ी कंट्री जैसे रसिया हो गई, अमेरिका हो गई, न्यूक्लियर एनर्जी में 100% पार्टिसिपेशन सिर्फ गवर्नमेंट का है। यस कार्तिक मिश्रा, तुमने नहीं पढ़ा था, कोई बात है ना। तो इसमें भाई जाहिर सी बात है, प्राइवेट कंपनियां आएंगी तो पैसा जरूर आएगा। हो सकता है कि इसका इंप्रूवमेंट भी ज्यादा हो, मीन्स ये बढ़े भी, लेकिन भाई राज प्राइवेट हाथों में जा सकते हैं। इसीलिए बड़ी बड़ी कंट्रियां, जो सशक्त कंट्रियां हैं, ये 100% इस चीज का पूरा ख्याल रखती है कि न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड जितने भी उनके काम हैं वो सारे सीक्रेट हैं और सब के सब गवर्नमेंट के अंडर में है। लेकिन इधर अभी गवर्नमेंट ने शांति बिल पास किया बेसिकली, जिसमें प्राइवेट लोगों को भी इसमें पार्टी, जैसे कहते हैं ना प्राइवेटाइजेशन करना, तो इसका भी प्राइवेटाइजेशन करने का काम, मींस इसमें भी पार्टिसिपेट इसके बढ़ाने के लिए ऐसा कहा जा रहा है, राइट। तो शांति बिल का पूरा नाम आप लोगों को पता है, रूपांतरण परमाणु ऊर्जा का सतत दोहन, विकास और भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को, हमने कहा ना निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट क्षेत्र की भागीदारी को सक्षम करने के लिए लाया गया है, जिससे परमाणु ऊर्जा की क्षमता बढ़ाई जा सके और देश को स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों की प्राप्त किया जा सके। तो कहते ना कि प्लस और माइनस हर चीज के हैं, राइट। नेक्स्ट, न्यूक्लियर एनर्जी बिल 2025 किस क्षेत्र से संबंधित है? डिफेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, एटॉमिक न्यूक्लियर एनर्जी, कोल सेक्टर। वो 4 ऑप्शन है आपके। यस अभी तो रिसेंटली हमने बताया कि इसी बात को लेके गवर्नमेंट ने शांति बिल पास किया था। क्या? शांति बिल, है ना, 2025 में। फॉरवर्ड फॉर एटॉमिक एंड न्यूक्लियर एनर्जी, है ना, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड। सही आंसर दे रहा बच्चा। भारत में कुल कितने लेबर कोड्स हैं? भारत में कुल कितने लेबर कोड्स हैं? 2, 3, 4, 5। अब देखो लेबर कोड तो बहुत थे भारत में, लेकिन गवर्नमेंट ने इसमें भी अभी चेंज किया है ना, इसमें भी अभी चेंज किया है और लेबर कोड बदल दिए गए। मींस कहते हैं कि बहुत सारे थे, सबको बदलकर, तुम लोग न्यूज नहीं पढ़ते क्या भाई? देखो जनरल स्टडी अगर फोकस करना है तो न्यूज देखो या पढ़ो भाई। देखो क्या ना, लोगों ने हमारे आलस का फायदा उठाया, है ना। पहले क्या है कि घर घर में न्यूज़पेपर आता था, लोग पढ़ते भी थे, लेकिन बहुत कम लोग पढ़ते थे, क्योंकि कौन पढ़े जाके। तो उसका फायदा उठाया गया और आ गई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, राइट। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गई और फिर देखो वीडियो के माध्यम से,
भाई चलो दूरदर्शन समाचार जब तक था तब तक तो ठीक था, आज की डेट में मतलब सब कुछ न्यूज भी देखो ना तो वो भी स्क्रिप्टेड है कि न्यूज एंकर क्या बोलेगा ये भी पहले से ही डिसाइड होता है कि उसके आगे नहीं, प्लस क्या पहनेगा या पहनेगी वो भी पहले से डिसाइड है। भाई पहले के न्यूज एंकर DD1 दूरदर्शन समाचार याद करो, है ना, एकदम सिंपल, और आजकल हीरोइने बेकार हो जाए या हीरो बेकार हो जाए। तो कुल मिला के जो लेबर कोड बहुत सारे थे उसमें से 4 लेबर कोड कर दिए गए, है ना, सारे कोड को खत्म करके 4 कर दिए गए। इन चीजों को थोड़ा सा ये ठीक लगा मुझे इसमें, क्योंकि पहले इतने सारे थे कि जहां पे काम करने का मौका मिलता था लोगों को, है ना, तो वहां पर जो मालिक होता था उसके पास बहुत सारे ऑप्शन थे उनकी, कहीं मजदूरी काटने का, कहीं ओवरटाइम कराने का। इसी में एक लॉ ये भी आया था कि मजदूर मजदूरी करके अगर घर चला गया एम्प्लॉई तो फिर वहां से फोन जाके उसको परेशान नहीं कर सकता। नहीं, यूजुअली हम लोग इंडस्ट्री से आते थे, काम करते थे, काम करने के बाद हम लोगों के पास फोन आते थे, हाँ भाई यहाँ पे ये साइन छूट गया है ना, या इस मशीन में कितना % रिजेक्शन आया था, कैप्सूल बना तो इसमें कुछ कैप्सूल में फिलिंग प्रॉपर नहीं हुई या प्रिंटिंग प्रॉपर नहीं है, टैबलेट में कैपिंग कैसे आई, तो उसका जवाब बताओ घर पहुंचने के बाद कैसे दे, राइट। तो फिर क्या होता था, आ जाओ कंपनी भाई, अब पता चला चले जा रहे कंपनी। तो कुछ सुधार किए गए हैं लेबरों की स्थिति को सुधारने के लिए, है ना। इसमें देखो ये 4 कोड है, कोड ऑन वेजेस, है ना, 2019 में बनाया गया था। इसको जो है इसमें खाली अपडेट कर दिया गया है न्यूनतम वेतन। भाई क्या किया गया है, ये 2019 का ही है पहले का, लेकिन इसको इनमें सुधार क्या किया गया, न्यूनतम वेतन की इससे कम पैसा नहीं दिया जा सकता किसी मजदूर को, बोनस हर साल देना होगा, समान वेतन का अधिकार होगा इसमें। दूसरा इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 थे, इसमें सुधार कर दिया गया, ट्रेड यूनियन, हड़ताल, तालाबंदी, औद्योगिक विवाद जो होते थे उनको कम करने के लिए। भाई कई बार मिसयूज बहुत हुआ करता था मजदूरों का। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 में था, इसमें भी बढ़ावा दिया गया। भाई इसमें PF मिलना चाहिए कर्मचारी को, ESI यानी इंश्योरेंस की सुविधा होनी चाहिए, ग्रेजुएटी मिलनी चाहिए, मातृत्व लाभ यानी मैटरनिटी लीव अगर कोई फीमेल है तो, है ना, बाकी गिग वर्क्स, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशंस 2020 में इसमें क्या सुधार किया गया कि काम करने के घंटे, मतलब मनमाने घंटे आप काम नहीं करा सकते, कितने दिन का अवकाश रहेगा, राइट, ये सब पहले से ही फिक्स हो जाना चाहिए। व्यवसायिक सुरक्षा यानी जॉब सिक्योरिटी जो सबसे बड़ा पॉइंट उठता है, राइट, स्वास्थ्य हेल्थ के लिए इंश्योरेंस होना चाहिए, है ना, कार्यदशा संहिता, कार्यस्थल पर सुरक्षा, जहां पर काम कर रहे हैं, पता लगा बिल्डिंग में पुताई कर रहे हैं, है ना, हार्नेस नहीं लगा हुआ है। PF का मतलब होता है चांदनी प्रोविडेंट फंड, है ना, प्रोविडेंट फंड, ठीक है। चलो भाई आगे। लेबर कोड का मुख्य उद्देश्य क्या है, लेबर कोड का मुख्य उद्देश्य क्या है, टैक्सेस इंक्रीज करना फर्स्ट है आपका, सेकंड वर्कर्स प्रोटेक्शन एंड सिंप्लीफिकेशन, सी है आपका प्राइवेटाइजेशन, एंड डी ट्रेड बैन। ये सभी देखो सही हो गया ना, वर्कर, भाई ये जो 4 लेबर कोड हैं इन पे क्वेश्चन जरूर आएगा। देखो अभी तक मैंने जितने क्वेश्चन लिए हैं ये 2025 के अभी रिसेंट के सत्र में पास कराए गए हैं। हाँ, इसमें होता क्या है ना, मेन चीज है, अगर टीवी की डिबेट देखोगे, देखो गवर्नमेंट काम अच्छे भी करती है और खराब भी करती है, ये तो मानोगे ना, काम गवर्नमेंट भाई जाहिर बात सारे खराब ही नहीं करती, कुछ अच्छे भी करती है, लेकिन अपोजिशन का काम ही यही है कि सरकार के हर सही काम को गलत ठहराना, तभी राजनीति होती है ना। तो अगर न्यूज देखोगे तो न्यूज में जो भी दिख के आएगा वो तो लेबर कोड का भी विरोध करेंगे, राइट। तुम भी अगर तुम हमारे दुश्मन हो तो हम चाहे जितना अच्छा काम करें तुम उसमें भी कमी ढूंढ लोगे। जैसे यही भाजपा की सरकार थी, है ना, जब आधार कार्ड मनमोहन सिंह जी लेके आए थे तो सबसे ज्यादा विरोध आज के जो प्रधानमंत्री जी हैं वही कर रहे थे, तब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, सबसे ज्यादा विरोध इन्होंने किया था। आज उसी आधार को आधार बना दिया, राइट। तो ये काम ही यही है, ये यही है,
राइट। न्यूज देखना, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, पिछले 6 महीने होगा मैंने खुद ही न्यूज नहीं देखी। यस, बाकी सभी सरकारें एक जैसी ही होती हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब उनकी सरकार थी, तो जब उन्होंने शपथ ली थी, तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि सरकारों में ज्यादा फर्क नहीं होता, चाहे सरकार हमारी हो चाहे सरकार उनकी हो। लास्ट में उन्होंने एक लाइन बोली थी कि लेकिन जब हम सरकार छोड़ेंगे तो आपको कम से कम कोशिश करेंगे कि किसी बात पे हंसने का मौका ना मिले, है ना। लेकिन मिला, बहुत बड़ा कदम उन्होंने उठाया, पेंशन बंद कर दी है। आज भी लोग तरस रहे हैं, है ना, और अपनी चालू रखी। ठीक है, अपनी चालू रखी, अपनी पेंशन नहीं बंद करी, कर्मचारियों की पेंशन बंद कर दी। तो हंसने का तो कोई चांस रखा ही नहीं उन्होंने, और रुला दिया पब्लिक को अलग। राइट, चलो भाई, तो लेबर कोड क्लियर हो गया, है ना। वर्कर प्रोटेक्शन, और सबसे बड़ी चीज है उनके काम को सिंप्लीफाई करना। किसी मजदूर से या मजदूर के यूनियन लीडर से भी आप पूछोगे कि लेबर कोड क्या है, राइट, लेबर कोड क्या है, उसके बारे में वो खुद भी नहीं बता पाएगा। क्योंकि बताया ना कि अभी कोई कानून का, अभी आप जाओ वकील के पास, सिंपल कहते हैं किसी देश का कानून इतना सिंपल हो कि हर किसी को याद होना चाहिए कि भाई ये अगर गुनाह किया है तो ये वाली सजा होनी है ना। अभी रिसेंट में तुमने देखा हमारे देश का कानून इतना बड़ा है कि पूरे विश्व के कानून अगर मिला लिए जाए तो हमारे देश के कानून के पन्ने फिर भी ज्यादा होंगे। अभी कुछ दिन पहले तुमने एक न्यूज देखी होगी चाइना की। चाइना में कुछ बड़े अधिकारियों ने कुछ घपला किया था पैसों का, राइट। मींस जिस पॉलिसी के लिए चाइना ने रिलीज किया उस पॉलिसी में पैसा नहीं लगा और सीधा उनको फांसी की सजा मिल गई। हमारे देश में अभी उन्नाव रेप पीड़िता के केस में तुमने देखा कि जो आरोपी था उसको बेल मिल गई, है ना, और वो जो पीड़िता थी उसको पुलिस वाले उठा ले गए कि धरना काहे दे रहे हो। और जिसको सबसे ऊपर, जो देश का सिरमौर, जिसको जितने अवार्ड दिए जाएं उतने कम, सोनम वांगचुक, उनको जेल में डाला गया। इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है ना भाई। दुनिया एक तरफ, हम कहते हैं सब सही, क्या गलत ये हमें नहीं पता, एग्जैक्ट स्थिति पे नहीं जानते, लेकिन सोनम वांगचुक के बारे में कोई ऐसा नहीं जो नहीं जानता। जिन पे पिक्चरें बनाई गई विश्व में, वो किसी भी देश में चले जाएं तो जितना चाहे उतना पैसा दुनिया देने को तैयार, इतना टैलेंट है। उस इंसान को तो बिठा के उसके पैर धोने चाहिए और पूछने चाहिए कि देश की सुरक्षा के लिए, देश में जो इतना सारा पॉल्यूशन है भाई, पर्यावरण में देखो, अभी फोर्ब्स की जो आई थी तो टॉप 100 में सोनम वांगचुक का नाम था खाली इंडिया में, राइट। तो उनसे तो पूछना चाहिए कि दिल्ली का पॉल्यूशन कम किया जाए, उस इंसान को बाहर निकालो। एक हफ्ते के अंदर ऐसी मशीन या ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसा तरीका वो इंसान बता देगा कि ये पॉल्यूशन कैसे कम किया जाए, राइट। मैटर सिर्फ अरावली नहीं है, अरावली तो वो है जो हमें दिखाया जा रहा है, मैटर इसके पीछे कुछ और है। आधी अरावली तो कांग्रेस गवर्नमेंट में ही कट चुकी है, पता है ना, अब खाली विरोध हो रहा है, राइट। ये पहले भी 1/4 से ज्यादा अरावली तो पहले ही खनन माफियाओं द्वारा काटी जा चुकी है, राइट। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ 20 का आंसर। नेक्स्ट, किस अधिनियम के तहत बनाया गया आपका ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी, BOPS, ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी, किस एक्ट के तहत यस बनाया गया ये, है ना। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका है इंडियन पोर्ट्स एक्ट, सेकेंड कोस्टल रेगुलेशन एक्ट, सी मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 एंड डी नेवी एक्ट। देखो पोर्ट की बात हो रही है, पोर्ट का मतलब होता है बंदरगाह, है ना। पोर्ट का क्या मतलब होता है बंदरगाह, और बंदरगाह पे क्या होता है, बंदरगाह पर होता है भाई ट्रेडिंग सिस्टम, है ना भाई, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। तो इसीलिए ये अधिनियम बनाया गया कि पोर्ट पे होने वाली चीजों की जानकारी, है ना। पहले पिक्चरों में दिखाया जाता था कि पता लगा एक गुंडे ने क्या किया भाई, सोने की बोट उसकी आ रही, दूसरे गुंडे को पता चल गई और वो जाए उसके सोने की बोट को लूट ले आए, राइट।
तो अब ये ना होने पाए, कुल मिला के साइबर की सुरक्षा, है ना, और जो ट्रेडिंग है, इलीगल ट्रेडिंग को रोकने के लिए, जिसको हम इलिसाइट ट्रेडिंग बोलते हैं, स्मगलिंग जिसको बोलते हैं, उसको रोकने के लिए ये नियम बनाए गए हैं। ये मैंने कहा ना फिर कि ये नियम बनाए गए हैं, पालन कितना होगा? पालन वही होगा कि कोई गरीब आदमी नहीं कर पाएगा, बड़े आदमी तो कर ही लेंगे, राइट। मैरीटाइम सिक्योरिटी का संबंध किससे है? बताइए, मैरीटाइम सिक्योरिटी का संबंध किससे है? एयर ट्रांसपोर्ट, लैंड बॉर्डर्स, सी रूट एंड पोर्ट्स, स्पेस सिक्योरिटी। सारे ऑप्शन देखिए ध्यान से और आंसर दीजिए। अब देखो, मैरीटाइम जिसको ना समझ में आए मैं समझा दूं। मैरीन टाइम सिक्योरिटी, मैरीन टाइम सिक्योरिटी को शॉर्ट में करके मैरीटाइम कर दिया गया है ना। तो मैरीन से समुद्र, यानी समुद्री रास्ते और बंदरगाहों के लिए सिक्योरिटी की व्यवस्था के लिए जो नियम बनाया गया है, उसके लिए बात की जा रही है ना, राइट। यस, सी रूट एंड पोर्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट, लेबर कोड मुख्यतः किस वर्ग से संबंधित है? लेबर कोड मुख्यतः किस वर्ग से संबंधित है? फार्मर से, स्टूडेंट से, वर्कर एंड एम्प्लॉइज से, बिजनेस ओनर्स ओनली। इसका आंसर? तो अभी तक देखो, हम मजदूरों की बात कर रहे थे, हमने वहां पे बताया कि हम लोग भी इंडस्ट्री से जाते थे काम करके, तो घर पे फोन आते थे कि भाई काम गड़बड़ हो गया है, अगर एक साइन भी छूट जाए, जो लोग फर्मा में काम करना चाहते हो समझ ले, एक सिग्नेचर भी छूट जाएगा और आप 40 किलोमीटर दूर घर चले गए, तो जब तक वो सिग्नेचर नहीं हो जाएगा तब तक बैच आगे नहीं बढ़ेगा। यानी आपको घर से जाके वो सिग्नेचर करना पड़ेगा, और दूसरे का सिग्नेचर मार देना, यानी डुप्लीकेट राइटिंग प्लस ओवर राइटिंग करना ही पूरे फार्मेसी का सबसे बड़ा गुनाह होता है कि किसी ने किसी की राइटिंग को ओवर राइट कर दिया। वो तो करने नहीं है, राइट। इवन हम लोगों की आदत होती है कि अगर लिखना था वी और लिख गया यू, तो क्या करेंगे, इस यू को वी करने की कोशिश करेंगे, इस तरीके से घोच पोच। लेकिन फर्मा का कहना है कि यू लिखा है और तुम्हें वी लिखना है, तो इसको काटो और सिंपल सिंपल वी लिखो, ताकि बताया जा सके कि पहले क्या था। ये गोच पोच वाली आदत नहीं। तो हम लोग भी नए नए गए थे ना, तो बड़ी डांट पड़ती थी, क्योंकि आदत में है उसी को सुधारना, राइट। तो ये किसके किसके लिए भाई, जो लेबर कोड 4 बनाए गए हैं, ये वर्कर और एम्प्लॉई दोनों के लिए बनाए गए हैं। यस, संजू, संजू तो काम करता है, उसको तो पता ही है ना। ऑपरेशन सिंदूर किस घटना के बाद शुरू किया गया? ऑपरेशन सिंदूर was launched in response to which incident? उरी अटैक, पुलवामा अटैक, पहलगाम टेरर अटैक एंड पठानकोट अटैक। बताइए। दिल्ली का पोल्यूशन पटाखा और तंदूर नहीं है, अभी बताते हैं, उस पे आते हैं, परेशान मत हो, अभी बहुत जल्द रीजन। देखो, ये तुमको बताया ना मैंने कि हर अपोजिशन वाला सही नहीं बोलता और सरकार में रहने वाला सभी इंसान झूठ नहीं बोलते, है ना। अभी आते हैं दिल्ली के पोल्यूशन पे भी, कि अचानक से ये पोल्यूशन रातों रात कहां से आ गया। तो बिल्कुल रिसेंट हुआ है आपका ये ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम टेरर अटैक के बाद स्टार्ट किया गया था, है ना। वेरी गुड। ये बेसिकली जो टेररिस्ट एक्टिविटी थी ना, उसके रिटेलिएशन में ये प्रोग्राम चलाया गया था। मींस ये उसी का पलटवार था, है ना, उसी के रिटेलिएशन में। नक्सल गतिविधियां मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? नक्सल गतिविधियां जो होती है, जो नक्सलाइट्स होते हैं, तो कोस्टल रीजन्स में होती हैं, अर्बन मेट्रोस में, सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडिया, हिमालयन रीजन। कुछ लोग कह रहे हैं अर्बन में होती हैं, कुछ लोग सेंट्रल ईस्टर्न इंडिया। अच्छा देखो, जो नक्सलाइट्स है ना, फैक्ट ये है कि नक्सलाइट्स मतलब कुछ नहीं, नक्सलाइट नाम की कोई चीज होती नहीं। ये बड़े बड़े लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट द्वारा बनाए जाते हैं। बनाए इन द सेंस गवर्नमेंट जनरेट नहीं करती। जो लोग जंगलों में रहते हैं, जो आदिवासी रहते हैं, जिनका जीवन ही जंगलों में रहा है, तो जब आप जंगल काटने जाते हो
है ना। तो वही लोग अपनी जमीन, अपने जंगल बचाने के लिए विरोध करते हैं, जिनको नक्सलाइट्स का नाम दे दिया जाता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई नक्सलाइट किसी शहर पे अटैक कर दिया हो, कभी नहीं होता कि कोई नक्सलाइट किसी को किडनैप करके लेके चला गया हो। तो नक्सलाइट नाम की कोई चीज नहीं, वो अपना डिफेंस करते हैं और बदले में नाम उनको नक्सलाइट्स दिया जाता है। राइट भाई, जाहिर सी बात है, जब आप किसी के जमीन का कब्जा करने जाओगे, वहां पे माइनिंग कर, अब जैसे जानवर है, सपोज करो जैसे अरावली कट रही है ना, हजारों तरह के वन्य जीव हैं, वो अपने बचाव में जब आएंगे तो क्या करेंगे भाई, गवर्नमेंट गोली मरवा देगी उनको। राइट, जबकि फैक्ट है कि वो आपके यहाँ नहीं आए, आप उनका घर तोड़ने जा रहे हो। तो जाहिर सी बात है, कोस्टल रीजन यानी समुद्री एरिया के आसपास जंगल नहीं होते, तो यहां पर अगर बात की जाए, है ना, यहां पर अगर बात किया जाए तो आदिवासी यहाँ पे है ही नहीं है ना। नक्सलाइट और कोई नहीं, ये आदिवासी ही बन जाते हैं बेचारे। वो क्यों? क्योंकि अपनी जमीनें बचाने के चक्कर में, वो जमीनें किसी की नहीं है, उन पे जबरदस्ती कब्जा किया जाता है। जब आप कब्जा, भाई तुम्हारे घर पे एक चीज बताओ, तुम्हारे घर पे अचानक से 4 लोग आके कब्जा करेंगे, तो क्या उनकी आरती उतारोगे कि डंडा लेके दौड़ा लोगे? दौड़ा लोगे ना, है ना। तो बस वही सेम चीज यहां पर भी होती है। अब वो ताकतवर तो तुम्हें मार देंगे, तुम ताकतवर तो उनको भगा दोगे। अब सरकार के पास अथाह शक्ति है, इसीलिए चाहे उसको नक्सलाइट कह के मार दे, आतंकवादी कह के मार दे, या कुछ भी कर दे, है ना। बट नक्सलाइट्स मतलब कुछ नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे बात की जाती है नक्सलाइट गतिविधियों की, तो जहां पर जंगल होंगे, गतिविधियां वहीं पर होंगी। कोस्टल रीजन में कोई ऐसा जंगल नहीं हो सकता। अर्बन मेट्रोज में, जिस शहर में काहे का जंगल, है ना, तो अर्बन मेट्रो सिटीज में तो कुछ हो ही नहीं सकता। हिमालयन रीजन, पहाड़ों पे, ये हिमालयन रीजन, बर्फीले पहाड़ों पर भी आदिवासी नहीं रहते। आदिवासी कहाँ रहेंगे? सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया में। कहां पर? सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया में। नक्सल गतिविधियां मध्य पूर्वी भारत, जिसको क्या कहा जाता है, गवर्नमेंट ने रेड कॉरिडोर भी कहा है, जहां पे नक्सल गतिविधियां होती हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में बहुत जंगल है, झारखंड है, उड़ीसा है, बिहार है, तेलंगाना है ना, आंध्र प्रदेश के भी कुछ हिस्से आते हैं। बिहार में तो उधर सिक्किम का एरिया हो गया। राइट, तो उधर नक्सलाइट्स, जहां पे जंगल है, जहां पे आदिवासी लोग हैं। अब जाहिर सी बात है, लोगों को जमीन चाहिए। जमीन किसी के घर में तो बुलडोजर चलाया नहीं जाता, हालांकि वो आजकल तो वो भी चल रहा है। बचा क्या? जंगल बचे हैं, बस जंगल पे कब्जा कर लो। आजकल तो देखो पहाड़ों पे भी कब्जा चल रहा है कि नहीं? तो यही चीज है। तो नक्सल नाम की कोई चीज ऐसी नहीं होती। यहां पर देखो, ये जितना रेड पार्ट शो किया गया है ना, जितना रेड पार्ट शो किया गया है ना, जैसे झारखंड एरिया देख लो, ये तुम्हारा क्या है, ये एरिया तुम्हारा झारखंड का है। इधर तुम्हारा बिहार हो गया, है ना, इधर बिहार हो गया, ये तुम्हारा उड़ीसा हो गया। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा नक्सलाइट्स मिलेंगे, कुछ पोर्शन तेलंगाना का मिल जाएगा, कुछ एरिया आपके आंध्र प्रदेश का है। तो ये यही वाला एरिया ऐसा है भाई। ऊपर आप पहाड़ी पे चले जाओ, हिमालयन रीजन पे चले जाओ, तो यहाँ पर किसी भी तरह का कोई नक्सलाइट्स नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उस तरह के जंगल है ही नहीं, इतना सुचारू जीवन है ही नहीं कि वहां पे जी पाए। राइट, और इधर तो अर्बन एरिया आ गया, तो इधर तो कुछ है ही नहीं, इधर इतना डेवलप्ड ऑलरेडी है कि कहीं कुछ बचे नहीं है काटने को। तो यही एरिया बच रहा है ना। तो जिधर नक्सलाइट्स एरिया, तो इन्हीं एरिया को बेसिकली नक्सलाइट्स बोला जाता है। क्लियर? इंडिगो फ्लाइट कैंसिलेशन क्राइसिस कब देखी गई? इंडिगो फ्लाइट कैंसिलेशन क्राइसिस कब देखी गई? व्हेन वाज द इंडिगो फ्लाइट कैंसिलेशन क्राइसिस ऑब्जर्व्ड? जनवरी, मार्च, जून, दिसंबर? बताइए आंसर इसका। यस, कब हुआ? दिसंबर में, है ना। अभी तो ये इतनी ताजा खबर है कि हजारों की संख्या में फ्लाइट कैंसिल कर दी गई। क्यों? क्योंकि भाई अचानक से सरकार ने कुछ ऐसे नियम डीसीजीए पे पटक दिए जाके, है ना, कि डीजीसीए उस पर कुछ एक्शन ले ही नहीं पाया, और फिलहाल के लिए ये काम शुरू कर दिया, है ना। मींस हजारों की संख्या में फ्लाइट। और सबसे बड़ी चीज तो ये है, कुछ लोगों के इंटरव्यू थे, कुछ लोगों की तो शादी थी। एक ने तो इंटरव्यू दिया था उसका सऊदीया में,
रिसेप्शन प्रोग्राम है ना, रिसेप्शन था, तो यहां से फ्लाइट थी और फिर आगे 2-3 जगह से कनेक्टिंग फ्लाइट उसने बताया, और वहां पे कई सारे यस शादी है ना, कई करोड़ का तो उसने सब कुछ बुक कर रखा था। तो बोला कि अब हम वहां कैसे करें, होटल्स वगैरह सारे बुक्ड थे, कुछ के एग्जाम थे, है ना, कुछ लोगों को ड्यूटी पे पहुंचना था, उन लोगों ने 1-2 दिन का टाइम मांगा, तो सीधा सीधा बोल दिया गया या तो आप पहुंचो, यस यूपीएससी का इंटरव्यू था, है ना। देखो पिंकी पाठक का खुद भी फ्लाइट थी। पिंकी तुम कहां जा रही थी, तुम्हारा तो इंटरव्यू नहीं आया उसमें, है तुम्हारी फ्लाइट कैंसिल, तुमको घर से ही पता चल गया होगा। लेकिन समस्या ये कि घर से तो किसी का पता नहीं चल रहा था, वहां जाके ही पता चला, घर से तो डिले डिले दिखा रहे थे, है ना। अच्छा तुम दिल्ली में थी, ओके। इंडिगो फ्लाइट कैंसिलेशन का प्रमुख कारण क्या था? मेन रीजन बिहाइंड इंडिगो फ्लाइट कैंसिलेशन वाज फ्यूल शॉर्टेज, स्टाफ स्ट्राइक, ऑपरेशनल एंड टेक्निकल डिस्ट्रप्शन, वॉर सिचुएशन। बताइए मेन रीजन क्या था, जिस फ्लाइट जो कैंसिल हुई उसका मेन कारण क्या था? अब देखो ये जो मेन रीजन बता रहे हैं ना, कि एक्चुअल में मेन रीजन नहीं भाई, कुछ ना कुछ तो पब्लिक को बताना ही है। तो क्या होता है कि कभी भी कोई चीज अगर ऑपरेशनल नहीं है तो क्या बताया जाता है, टेक्निकल इश्यू कह के अपने आप को बचा लिया जाता है। उसमें बताया गया कि भाई सॉफ्टवेयर अपडेट्स को लेके कुछ इश्यूज बताए गए, कुछ ऑपरेशनल टेक्निकल इश्यूज, कुछ पोल्यूशन को भी बताया गया, है ना, कि अगर फ्लाइट उड़ाई जाती तो फ्लाइट के लिए खतरा है ना। तो ऐसे इश्यूज बताए गए, जबकि इश्यू गवर्नमेंट और डीसीजीए के बीच में, डीजीसीए के बीच में जो मींस जो मिसकम्युनिकेशन हुआ, है ना, कम्युनिकेशन तो ठीक था, लोगों ने माना नहीं, और इसके पीछे का सबसे बड़ी वजह मोनोपोली। एक वक्त होता था, और एक वक्त बहुत ज्यादा नहीं, 10-12 साल पहले कई सारी एयरलाइंस होती थी, कई सारी एयरलाइंस। अब एयरलाइंस है ही नहीं, है ना, बड़ी बड़ी एयरलाइंस गायब हो चुकी हैं। तो सबसे ज्यादा किसके पास, इंडिगो के पास। आज इंडिगो खड़ा हो जाए, भारत में इधर से उधर जाने की व्यवस्था, जैसे रेलवे है, खड़ा कर दे रेलवे, नहीं चलेंगे हम, फिर देख के देखो देश जैसे रुक जाएगा, राइट। तो वही स्थिति यहां पर भी आ गई है कि कुल मिला के ये मोनोपोली हो गई है। इसीलिए कंपटीशन हमेशा होना चाहिए, राइट। यस एयरपोर्ट स्टेशन जैसा हो गया था। तो ऑपरेशनल टेक्निकल इश्यूज बताए गए। अब इथोपिया के किस प्राकृतिक कारण से एयर स्पेस बाधित हुआ? Which natural phenomena disrupted airspace in Ethiopia? Cyclone, earthquake, volcanic ash clouds, flood. बताइए इसका सही आंसर। आंसर सही आ रहे हैं, सबके सही। वेरी गुड, सब पढ़े लिखे हैं। वॉल्केनिक एश क्लाउड्स। ज्यादातर सब सी ही दे रहे हैं, एक आध बच्चे ने खाली रॉन्ग दिया, बाकी सबका सही है। यस हाईली गुब्बी, है ना, क्या नाम था, हाईली गुब्बी वॉल्केनिक क्लाउड्स, यानी इथोपिया में लगभग 12,000 साल के बाद एक ज्वालामुखी फटा था, राइट। और ज्वालामुखी कैसा, धुएं वाला, मतलब लग रहा था जैसे आसमान पूरा एकदम मतलब छा गया है, राइट। तो इतना कर बताया ना कि लगभग 12,000 साल के बाद ऐसा कोई, और नाम इसका था क्या, हाईली गुब्बी, है ना। ज्वालामुखी के फटने से राख का विशाल बादल के कारण कई देशों के एयर स्पेस बाधित हुए, राइट। जैसे राख के बादल अफ्रीका, अरब सागर और भारत के कई हिस्सों जैसे कि दिल्ली एनसीआर, राजस्थान, गुजरात के कई क्षेत्रों में हवाई यात्रा प्रभावित हुई, हवा के कारण यहां तक भी पहुंचे। दिल्ली में काफी सारा पोल्यूशन की वजह इसको भी बताया जा रहा है कि ये जो ज्वालामुखी, हमने कहा छोटा मोटा नहीं, 12,000 साल के बाद कोई ऐसा ज्वालामुखी फटा है। पोल्यूशन हमेशा था, लेकिन कुछ कारण उसको भी बताया जा रहा है। तो इतना बड़ा ज्वालामुखी कहां पे, और इसका नाम क्या रखा गया, हाईली गुब्बी ज्वालामुखी के फटने से, है ना।
इस तरीके से देखो, ये तो बहुत छोटा सा रूप दिखाया हमने, बहुत भयानक तरीके से फटा है ये। वोल्केनिक एश क्लाउड्स का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ता है? वोल्केनिक एश क्लाउड्स मोस्टली अफेक्ट रेलवेज, रोड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रैफिक, शिपिंग। सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ता है? भाई जाहिर सी बात है, जब हवा में उड़ेगी धूल तो सबसे ज्यादा एयर ट्रैफिक होगा, और सबसे ज्यादा प्रभावित भी एयर ट्रैफिक, हवा में उड़ने वाली चीजें होंगी। लाइटनिंग स्ट्राइक्स किस प्रकार की आपदा है? लाइटनिंग स्ट्राइक्स आर अ टाइप ऑफ जियोलॉजिकल डिजास्टर, मेट्रोलॉजिकल डिजास्टर, बायोलॉजिकल डिजास्टर, इंडस्ट्रियल डिजास्टर। बताइए चारों में से कौन सा है लाइटनिंग स्ट्राइक? लाइटनिंग स्ट्राइक किस प्रकार की आपदा है? दीजिए आंसर सभी। यस, मेटियोरोलॉजिकल डिसऑर्डर, यानी इसको हम क्या मौसमी आपदा बोल सकते हैं, क्या मौसमी आपदा बोल सकते हैं, नेचर की है, मेटियोरोलॉजिकल डिजास्टर्स बोल सकते हैं ना। यस, मौसमी आपदा। ठीक भाई, अगर बात किया जाए तो लाइटनिंग, थंडर स्टॉर्म जिसको बोलते हैं, तो मेटियोलॉजिकल मतलब मौसमी आपदा की श्रेणी में इसको रखा जाता है। अगर जियोलॉजिकल बोला जाए, अगर जियोलॉजिकल डिसऑर्डर को कहा जाए, तो इस कैटेगरी में जैसे भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन वगैरह होते हैं। अगर बायोलॉजिकल की बात किया जाए तो कोई रोग का फैलना, जैसे तुम्हारे यहाँ कोविड-19 फैला था। इंडस्ट्रियल डिजास्टर की बात किया जाए, जैसे गैस का रिसाव या फैक्ट्री की दुर्घटना, है ना, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। क्लियर? तो लाइटनिंग, थंडर स्टॉर्म, जो बिजली का कड़कना है, आकाशीय बिजली का गिरना, इसको क्या बोला जाता है? मौसमी आपदा, मेटेरोलॉजिकल डिजास्टर। क्लियर है पॉइंट? तो सारे पॉइंट क्लियर हो गए ना इसके? ठीक है। वोल्केनिक एश क्लाउड्स से एयरक्राफ्ट इंजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? वोल्केनिक एश क्लाउड्स अफेक्ट एयरक्राफ्ट इंजन बाय cooling them, increasing fuel efficiency, causing engine failure risk, no effect। भाई जब हवा में धुआं उड़ेगा तो धुआं इंजन के अंदर भर जाएगा, और जब इंजन के अंदर चला जाएगा तो उस धुएं की वजह से, उस गुब्बार की वजह से, है ना, उस गैस की वजह से इंजन के फेल होने का खतरा हो जाएगा। सी इसका सही था। लाइटनिंग स्ट्राइक से बचाव के लिए सबसे सुरक्षित स्थान कौन सा है? बताओ भाई, ये तो गवर्नमेंट भी ऐड दिलाती है ना कि कहीं पर भी अगर खुले में हो तो कुकड़ुक्कू की पोजीशन पे आ जाओ, बताया जाता है कि नहीं? तो अगर कहीं बिजली कड़क रही है तो सबसे सुरक्षित स्थान कहां पर होता है? यस, किसी भी इनक्लोज्ड बंद बिल्डिंग में। उससे फायदा यह होता है कि बंद बिल्डिंग पे जब बिजली गिरती है तो बिल्डिंग का सीधा कनेक्शन अर्थ से होता है ना, वो सीधा सीधा बिजली अर्थ के अंदर चली जाएगी और आप सेफ रहोगे। ठीक, ओपन फील्ड में जिस चीज पे भी गिरेगी, जिस चीज पे गिरेगी उसको जला के खत्म कर देगी। अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे कभी भी तूफान आए तो लोग सबसे ज्यादा यही गलती करते हैं। जो पेड़ होते हैं ये सबसे ज्यादा बिजली को अट्रैक्ट करते हैं, सबसे ज्यादा बिजली के गिरने का जो चांस होता है वो पेड़ों पे होता है। राइट, नियर वाटर बॉडीज तो खैर होती ही है। तो इनक्लोज्ड बिल्डिंग को हम सबसे ज्यादा सुरक्षित और सेफेस्ट बताते हैं इसमें। राइट, खिड़की दरवाजे बंद रखने चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर किस आतंकी घटना के बाद शुरू किया? ये बता ही दिया था हमने ना, रिपीट हो गया, पहलगाम की। सिक्योरिटी ऑपरेशन में एरिया डोमिनेशन का अर्थ क्या है? व्हाट डज एरिया डोमिनेशन मीन इन सिक्योरिटी ऑपरेशंस? कर्फ्यू ओनली, रेगुलर पेट्रोलिंग एंड कंट्रोल, मीडिया कंट्रोल, इंटरनेट शटडाउन। भाई सिक्योरिटी ऑपरेशन की बात की जाए, अभी मोदी जी आए थे कहां पर? लखनऊ में, है ना, लखनऊ में आए थे अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो पार्क बना है उसके उद्घाटन के लिए। तो वहां पर उस व्यवस्था के लिए भाई क्या किया गया है? सिक्योरिटी ऑपरेशन थे ना, वो सिक्योरिटी ऑपरेशन, सिक्योरिटी के तहत। तो क्या वहां कर्फ्यू लगा? क्या नहीं लगा। मीडिया को कंट्रोल किया गया? क्या नहीं किया गया, है ना। इंटरनेट बंद किया गया? वो भी नहीं किया गया। किया क्या गया?
पुलिस के द्वारा, सीआरपीएफ के द्वारा, पीएसी के द्वारा रेगुलर उस एरिया से काफी दूरी तक जितनी रेंज थी उस एरिया में पेट्रोलिंग करी गई और प्लस यातायात को कंट्रोल किया गया, डाइवर्जंस किए गए, है ना, जिससे कि मैक्सिमम क्राउड उस एरिया से दूर रहे। जब एरिया में क्राउड नहीं रहेगा तो फिर सिक्योरिटी कंट्रोल करना आसान हो जाता है। क्लियर? राइट आंसर इसका बी, रेगुलर पेट्रोलिंग। भारत किस टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा? विच टूर्नामेंट विल इंडिया होस्ट? सिंपल, कौन सा? आईसीसी वुमेन्स वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप, है ना, वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप। ठीक, फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप में कोई मेजबानी नहीं है ना। एशियन गेम में अगला मेजबान भारत बिल्कुल नहीं है। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप कब होगा? 2026 में होगा, इंडिया श्रीलंका के बीच में। 25 में कोई नहीं है अभी। खेलो इंडिया इनिशिएटिव का उद्देश्य क्या है? खेलो इंडिया इनिशिएटिव का उद्देश्य क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ खेलो इंडिया इनिशिएटिव इज एलाइट स्पोर्ट ओनली, ग्रास रूट स्पोर्ट डेवलपमेंट, प्रोफेशनल लीग्स, प्रोफेशनल लीग्स एंड फॉरेन ट्रेनिंग। खेलो इंडिया, देखो बेसिकली जो खेलो इंडिया प्रोग्राम चलाया गया ना, ये जो रूरल एरिया में लोग हैं वहां से टैलेंट को निकाल के लाना, स्कूल से, ट्राइबल से, ट्राइब से, बेसिकली ट्राइबल्स के लिए है ना, कि दूर आदिवासियों में जहां तक व्यवस्थाएं नहीं पहुंच पा रही है, कहते ना कि इंडिया में टैलेंट भरा पड़ा है। अगर ईमानदारी से कहते ना, ऐसे ऐसे देशों के पास ओलंपिक के मेडल्स भरे पड़े हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश का भी आधा है, तो हमारा तो भारत बहुत बड़ा है। अगर ईमानदारी से राजनीति को खेलों से हटा दिया जाए, राइट, और किसी ढंग के इंसान को बैठा दिया जाए जगह पर, तो हमको लगता है विश्व में इतने ओलंपिक कहीं नहीं जाएंगे जितने भारत में आ जाएंगे। क्रिकेट इंडिया के अलावा वर्ल्ड कप कोई ले ही नहीं जा सकता, आज नहीं कभी नहीं। भाई ऑस्ट्रेलिया जीतता है, खूब जीतता है, कहां से? कितना बड़ा, मुट्ठी भर का ऑस्ट्रेलिया है इंडिया के सामने, राइट। तो सब कुछ राजनीति। तो बेसिकली खेलो इंडिया का इनिशिएटिव यानी उद्देश्य बहुत अच्छा है, ग्रास रूट लेवल पर स्पोर्ट्स का डेवलपमेंट करना, लेकिन बताया ना कि हर जगह राजनीति शामिल है। स्क्वैश खेल सामान्यतः किस प्रकार के कोर्ट में खेला जाता है? स्क्वैश इज जनरली प्लेड इन विच टाइप ऑफ कोर्ट? ओपन ग्राउंड, ग्रास कोर्ट, एनक्लोज कोर्ट, क्ले कोर्ट? देखो पहले तो मैं बता दूं कि स्क्वैश गेम क्या है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग हो सकता है कि स्क्वैश गेम के बारे में ना पता हो, कुछ लोगों को पता भी होगा, कुछ लोगों ने सी लगाया तो ऊपर वाले को देख के नीचे वाले सी लगा देते हैं। देखो जैसे बैडमिंटन खेला जाता है सिंपली बिल्कुल उसी तरीके से, है ना। अक्सर तुमने मूवीज में देखा होगा, है ना, मूवीज में हीरो लोग खेलते हैं अकेले या 2 लोग, डबल्स में या 4 लोग, है ना। नहीं मालूम था ना, लेकिन सी सब लगाए। तो बैडमिंटन लेते हैं, एक हॉलो बॉल रहती है, उसको बैडमिंटन से दीवार पे मारते हैं, पलट के आती है फिर दीवार पे मारते हैं, पलट के आती है फिर दीवार पे मारते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि बीच में लाइन होती है, इधर से दीवार पे मारा, राइट, रिटर्न होके आएगी तो बगल वाला मारेगा, इसी को बोलते हैं स्क्वैश, इसी को बोलते हैं स्क्वैश, है ना। यस, स्क्वैश यानी इनक्लोज्ड कोर्ट में। देखो इस तरीके से, इधर दीवार है, इधर ये वॉल है, ये लोग उस पे मार रहे हैं ना, वो मार रहे हैं, रिटर्न आएगा तो ये मारेगा, तो अपनी अपनी फील्ड में। हमें मालूम है, नहीं पता था भाई, बहुत लोगों को नहीं पता होता, जरूरी थोड़ी है। और गेम पता होता है, कई बार नाम नहीं पता होता है। अब देखो ये तुमने सब ने देखा होगा, कभी ना कभी किसी न किसी मूवीज में या किसी न किसी प्ले ग्राउंड में सब ने देखा होगा। इवन घर पे भी हम लोग खेलते हैं, है ना। वो अलग बात है कि दीवार पे मारते हैं और हाथ से कैच करते हैं, बैठे हैं चेयर पे, फेंक के मारा, कैच किया, फेंक के मारा। कंसंट्रेशन का गेम है, बहुत बढ़िया गेम है, फ्री बैठो तो खेल के देखो कभी, राइट। अपनी जगह पे सिर्फ बैठे रहो, वहां से हटना नहीं है, और बॉल तुम्हारे पास ही है, दीवार पे मारो किसी भी एंगल में और तुम्हारे पास आनी चाहिए, ठीक है। तो अभी पता चल गया, चलो भाई। एनडीएमए का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनडीएमए? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल डिजीज मॉनिटरिंग एजेंसी, नेशनल ड्रग मॉनिटरिंग अथॉरिटी, नेशनल डिजास्टर
मिटिगेशन ये एजेंसी? सबको सही पता होगा, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है ना, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है। वेरी गुड। भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? इन विच ईयर वाज द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया? ये क्वेश्चन फार्मेसी लॉ एथिक्स में है भाई, डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया। 2002, 2005, 2010, 2015, ABCD बताइए आंसर। 2005 में ना, बहुत बढ़िया, 2005 में लागू किया गया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं? हु इज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इंडिया में? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री, भारत के राष्ट्रपति, भारत के रक्षा मंत्री? बताइए। ये होम मिनिस्टर कौन करा भाई? अब बताइए, बताइए अब कौन होते हैं? लिखा हुआ है बोर्ड पे। अभी नहीं, डी बोल रहे हैं कुछ लोग। हाँ, आंसर इज रिटन ऑन द बोर्ड। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के चेयरपर्सन, हु हेडेड द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, प्राइम मिनिस्टर। और इनकी जो मेन टीम होती है एनडीआरएफ, राइट। आपदा के दौरान दवाइयों का भंडारण कहाँ किया जाना चाहिए? वेयर शुड मेडिसिन बी स्टोर्ड ड्यूरिंग अ डिजास्टर? ठंडे और सूखे स्थान पर, खुले स्थान पर, सूरज की धीमी रोशनी में, गीले स्थान पर? बताइए कहां पे करते हैं? वेरी गुड। जाहिर सी बात है कहीं पर भी होगा भाई, दवाएं हैं, दवाओं का तो स्टोरेज ही होता है कूल एंड ड्राई प्लेस, है ना। और कहीं पर आपदा हो तो सबसे पहली जरूरत आपदा में खाने से पहले दवा की पड़ती है, तो इनको स्टोर करके रखना सबसे ज्यादा जरूरी होता है कूल एंड ड्राई प्लेस पे। आपदा प्रबंधन में मिटिगेशन का क्या मतलब है? व्हाट डज मिटिगेशन मीन्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट? ये भी सबका सही होना चाहिए। पुनर्निर्माण करना, आपदा के बाद राहत देना, बचाव कार्य करना, आपदा की तीव्रता को कम करना? देखो, मिटिगेशन का मतलब ही होता है, मिटिगेशन का मतलब असर को कम करना। मिटिगेशन का मतलब ही होता है असर को कम करना, आपदा की तीव्रता को कम करना, रिड्यूस द सिवियरिटी ऑफ डिजास्टर, राइट। अब अगर पहले से अलर्टनेस है, पहले से प्रिपेयर्डनेस है, पहले से व्यवस्थाएं हैं, है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, उसके असर को, कि कितना ज्यादा घातक कोई चीज हो सकती है, उसके असर को हम कम कर सकते हैं, राइट। भाई डिजास्टर हो रहा है ठीक, लेकिन उससे बचाव कार्य इतना फास्ट होना चाहिए, उसके लिए तैयारी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि यहां पर उसका असर, डिजास्टर का जो रिजल्ट है वो कम हो सके, राइट। यस, ओके। चलो भाई, अब इस क्वेश्चन को पे एंड करते हैं और थोड़ा सा दिखा देते हैं तुम लोगों को रिजल्ट, है ना। जस्ट हम किसने क्या किया, अच्छा। अब एक चीज बताओ, एवरेज मार्क्स 35 आए हैं, टोटल खाली 20 बच्चों ने, है ना, खाली 20 बच्चों ने इसको अटेम्प्ट किया है, और एवरेज टाइमिंग 34 मिनट, है ना।
सलाउद्दीन, नॉन फार्मा ही गेम चेंजर होगा बेटा, है ना। यस, चलो भाई देखते हैं। जोगिंदर ने किया है 98 मार्क्स आए आउट ऑफ 100, है ना। तो क्लैप फॉर जोगिंदर, राइट। अनस अली 76 मार्क्स गेन किए हैं आउट ऑफ 100, सेकंड पोजीशन गेन करते हैं। शहजाद 61 नंबर आउट ऑफ 100। शिवीर 56, लिटिल वर्मा 51, ललित ज्योतिपाल 47 सिक्स्थ पोजीशन पे हो गया। यस, प्रदीप्ता 45 सेवेंथ, श्री कृष्णा 41, मिथुन 36, अमित शर्मा 36, अशोक 34, अनु कुशवाहा 22, सिद्धार्थ ओझा 19 नंबर। इसीलिए सिद्धार्थ देखना चाह रहे थे तुम, अपने मार्क्स देखना चाह रहे थे क्या, है ना। हाँ, फरहान मिसबा 16, दिव्यांशी 15.75। तो मार्क्स तो बहुत अच्छे भाई नहीं आते हैं। गब्बर इज बैक, 10 नंबर पे बैक हो गए हैं। एंजल बघेल 9 नंबर। बताओ भाई कहां से बताया जाए। सिद्धार्थ ओझा तुमको अपने मार्क्स देखने तो 19 नंबर है। तो भाई पहली पोजीशन जोगिंदर ने गेन की है, एंड बिग क्लैप फॉर जोगिंदर, गुड एंड कीप इट अप। ट्राई करो जिसके 100 में 100 जब तक ना हो जाए, राइट। 10 बार नहीं 50 बार लगाना पड़े। तुम्हारी जिद होनी चाहिए कि जब भाई मान लिया टेस्ट सीरीज बहुत अच्छे क्वेश्चन मैंने डाले इसमें, राइट। तो ये टेस्ट सीरीज जब तक सारे क्वेश्चन ना सॉल्व हो जाएं, राइट, तब तक ये आपको करनी है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4। जिद और याद रहे, जो भी गलत हो उसको नोट डाउन करो, राइट। बस मेन चीज यही है कि थोड़ा समय दो। एवरेज टाइम 35 मिनट, 1.5 घंटे का समय दिया है हमने, और 35 मिनट में तुम कर रहे हो, तो कोई बहादुरी यहां नहीं दिखानी है। क्लियर। तो पढ़ते रहो भाई, और ऑल द बेस्ट। कल मिलते हैं सेम टाइम पे। चलो भाई, बाय बाय।